बेटा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखो जहाँ हेल्थ की बात आती है वहाँ WHO का नाम तो सबसे पहले आता है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सबको पता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विश्व भर में जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, लाइक अभी आप देख रहे हो कोरोना एक डिजीज़ आ रही है, तो कोरोना डिजीज़ की भी सारी जो भी चीज़ें हैं वो वर्ल्ड हेल्थ WHO के अंडर कवर है, ठीक है। जो भी एक्शन होना है, जो भी दवाई मार्केट में इसकी रिलीज़ होनी है, वो सारी पहले WHO के अंडर कवर में। तो जहाँ भी हेल्थ की बात है वहाँ WHO का नाम ज़रूर होगा। अच्छा चलो इसके बारे में तुम लोग सब जानते हो, हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एक बात बताएं, 1951 में इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक आया था फैमिली प्लानिंग। कुछ इसमें टर्म्स हैं वो सीखेंगे, फिर बताएंगे कुछ बातें। फैमिली प्लानिंग में क्या था? वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो। एक्चुअली में पॉपुलेशन ग्रोथ इतना अच्छा खासा हो रहा था कि अभी भी हो रहा है, और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद अर्थ क्रस्ट पे खेती करने के लिए ज़मीन ना बचे, इतने प्लाट हो जाएंगे, समझ रहे? तो ये चीज़ें सारी आई, ठीक। इसके बाद एक टर्म और सीखेंगे, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एक्चुअली में जब यूट्रस में बेबी होता है, यूट्रस के अंदर, तो इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से इंजेक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है और उसके क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। XX निकल सकते, XY निकल सकते हैं। क्रोमोसोम की स्टडी करके ये बताया जा सकता है कि इस यूट्रस में जो बेबी सरवाइव कर रहा है ये बेबी मेल है या फिर फीमेल है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है और एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा किसी भी एम्ब्रियन का सेक्स डिटरमाइन होता है, वो मेल या फीमेल है। फिर इसके बाद की अलग कहानी है, क्या होता है इसके बाद वो अलग मैटर है। इसके बाद पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक ठाक जानकारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं। क्या होता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ, तमाम चीज़ें हैं कि कैसे पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, हाउ टू कंट्रोल। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अगर तुम पॉपुलेशन की बात करो तो हम तुम्हें बताएं, लगभग 1990 में पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। 1990 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करो तो 2 बिलियन थी। 2001 में 6 बिलियन हो गई। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 7.2 बिलियन है। समझो इस तरीके से पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? अच्छा एक बात और है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हर 6वां पर्सन इंडियन है भाई। पूरे विश्व में हर 6वां पर्सन कौन है? इंडियन है। मतलब 1/6 पॉपुलेशन हमारी है, बाकी तुम्हारी है। अगर 6 लोग हैं तो पूरे विश्व में अगर 6 लोग हैं तो उसमें 1 इंडियन है, बाकी 5 लोग तुम अपने बांट लो, जैसे बांट पाओ बांट लो। कितनी सारी कंट्री हैं, सोचो हम लोग कितने पावरफुल हैं, है कि नहीं? अच्छा इसके बाद, अच्छा इसका रीज़न क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ का रीज़न क्या है?
दोनों रीज़न है। केवल ये नहीं है कि ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, समझ रहे? केवल रीज़न ये नहीं है कि ज़्यादा वर्थ हो रही है, ज़्यादा वर्थ की वजह से ऐसा है, केवल रीज़न ये नहीं है। मेन रीज़न ये है जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की जो दर होती है, डेथ का जो रेट है, डेथ बर्थ रेट और डेथ रेट में बात की जाए तो हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इतनी सुविधाएं हो गई हैं, हर चीज़ का इलाज ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो केवल ये रीज़न नहीं है कि बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ पैदा होने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, जबकि दूसरा रीज़न ये भी है पॉपुलेशन का कि मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है। पहले नॉर्मली बीमारी हो जाती थी, बीमारी ज़िंदगी भर लगी रही, इलाज नहीं पता था, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लोग मर जाते थे, ठीक है। अब वो बचा लिए जाते हैं। तुम्हें पता है करोड़ों रुपया खर्चा करके कैंसर का भी ट्रीटमेंट है, बस अपने पास पैसा होना चाहिए। हर कोई नहीं करा सकता है, हम जैसे लोग नहीं करा सकते, बट बड़े बड़े लोग तो करा सकते है कि नहीं। तो वही है। तो कुल मिला के केवल बर्थ रेट ही नहीं है पॉपुलेशन का इंक्रीज़ का रीज़न, बल्कि ये भी है कि डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। हाउ टू कंट्रोल बर्थ कंट्रोल, इसके लेके चर्चा चले। बर्थ कंट्रोल पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए तमाम मेथड है। ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट होता है कि हाउ टू कंट्रोल बर्थ। ध्यान से सुनना क्योंकि ये इस चैप्टर से अब रिलेटेड भी है। बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कुल मिला के बच्चे कम पैदा हों, सीधी बात आ गई है कि बच्चे कम पैदा हों, उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले है नेचुरल मेथड, उसके बाद है वेरियर मेथड, उसके बाद है आईयूडीज, बताएंगे क्या मतलब है इसका, इसके बाद है पिल्स वगैरह, और उसके बाद है सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ये तमाम तरीके हैं जिनसे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल मेथड की, हाउ टू कंट्रोल नेचुरल मेथड द्वारा पॉपुलेशन को। सबसे पहले नेचुरल मेथड में आपका आता है पीरियोडिक एब्स्टेंस। एक्चुअली क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 29 डेज तक चलती है, सॉरी चलती नहीं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है 1 to 29 डेज होता है। 1 से 14 डेज तक कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन आपके 14 डेज में होता है और 14 डेज के बाद लगभग 22 तारीख तक, 1 से 14 तारीख तक कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब ओवरी से ओवम बाहर नहीं आता है। 14 तारीख को ओवम बाहर आएगा और 14 तारीख से 21 तारीख तक, सॉरी 21 या 22 मान लो, 14 तारीख से 21-22 तारीख तक वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का। अगर मैं इस टाइम पीरियड को छोड़ दूं, इस टाइम पीरियड को छोड़ दूं 14 से 22 तक, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है, इस टाइम पीरियड में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। दिस टाइम पीरियड ऑफ 7 to 8 डेज इन 1 मंथ, एक मंथ में वो 7 से 8 दिन का गैप, दैट्स कॉल्ड पीरियडिक एब्स्टेंस। इसके द्वारा आपका क्या है, अब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड पीरियडिक एब्स्टेंस। तो पीरियडिक एब्स्टेंस हो गया। इसके बाद है दूसरा है विड्रॉल। दूसरा क्या है नेचुरल मेथड में, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरपस, अरे कुछ ऐसी है, क्वाइटस इंटरपस। ये क्या होता है, एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स, एक टाइम आता है जब ह्यूमन पेनिस से सीमन रिलीज होता है। अगर उस टाइम ह्यूमन पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लिया जाए तो वो सीमन वेजाइना के अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब विड्रॉल। ये जो विड्रॉल, जो सीमन का रिलीज हो रहा है,
इस सीमन का रिलीज वेजाइना में ना करके वेजाइना से बाहर किया जाएगा, ये नेचुरल मेथड है, तो भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में है? इसके बाद तीसरा मेथड है लैक्टिनेशनल एमनोरिया। क्या है लैक्टिनेशनल एमनोरिया? लैक्टिनेशनल एमनोरिया का मतलब क्या है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है, क्या हो जाती है? चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद आपके लगभग 6 मंथ्स तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। इस टाइम पीरियड में अगर आप सेक्स करते हैं तो भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पीरियोडिक एब्स्टेंस, विड्रॉल या क्वाइटल इंटरसेस, लैक्टिनेशनल एमनोरिया, ये सब आपके नेचुरल मेथड है। इन सब मेथड से आपके फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है, और जब फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है तो बर्थ कंट्रोल को तो डेफिनेटली रोक लिया जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल का आसमान से होगा यार, ठीक है। दूसरा है बैरियर मेथड, इसको नोट करो एक सेकंड में। बैरियर मेथड में क्या है, कुछ ऐसे बैरियर आते हैं, बैरियर का काम क्या होता है? रोकने वाला। कुछ ऐसे रोकने वाली चीज़ें आती हैं जिससे स्पर्म या सीमेन वेजाइना में जो ओवम है, फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम है, उसके कांटेक्ट को रोकता है। जैसे बैरियर मेथड में बात करो, सबसे पहले कंडोम। कंडोम क्या है? ये आपका एक रबर का होता है, लेटेक्स को रबर का होता है। ये 2 तरीके के कंडोम होते हैं बेटा, एक मेल कंडोम और एक फीमेल कंडोम। इसके यूज से जो सीमन है वो आपके ओवम के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, सर्विकल कैप है, ये भी बैरियर मेथड है, डायाफ्राम है, वॉल्ट है, ये भी सब क्या है? बैरियर मेथड है। इन सबको डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, वो ह्यूमन फीमेल की वेजाइना में अंदर सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सीमेन है जो स्पर्म है वो ओवम के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और आपका फर्टिलाइजेशन नहीं आ पाता है। तो ये सारे के सारे बैरियर मेथड हैं, इन सब के द्वारा भी बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद 2 बचे आयोडीज, पिल्स और सर्जिकल मेथड, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, आयोडीज, पिल्स और सर्जिकल मेथड को अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।